हाय हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और हमारी वीडियो को आप देख रहे हैं। जो भी नए लोग हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है ये वाला टॉपिक पढ़कर? तो आज बात करेंगे कल वाली क्लास या जो लास्ट क्लास आपने देखी उससे आगे की बात करते हैं। मैं आपको समझा रही थी कि किस तरीके से ये धरती बनी और किस तरीके से इस पे जीवन आया। जीवन जो आया उसके बारे में लोगों ने अपनी क्या सोच रखी, क्या सिद्धांत रखे, उसका नाम मैंने आपको बताया था। लास्ट क्लास आपको देखेंगे तो ओरिजिन ऑफ लाइफ में हमने बताया था कि स्वतः जननवाद का सिद्धांत था, बायोजेनेसिस था, रुडोल्फ विर्चॉफ ने कहा था ओमनिस सेलुला ई सेलुला, और एक और सिद्धांत आया था जिसको कॉस्मोजोइक थ्योरी कहा जाता है, जिसमें माना गया कि उल्का पिंडों के साथ जीवों के स्पोर्स आए और जिससे जीवन की उत्पत्ति हुई। आज उस चीज से आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे सिर्फ एक प्रश्न करती हूँ बच्चों, और वो ये कि ये क्या है? ये एक कोशिका है, ये एक सेल है। मैंने आपसे कहा था ना, हम मिट्टी क्यों नहीं खाते, हम पत्थर क्यों नहीं खाते? हम वही खाएंगे ना जिससे हमारा शरीर बना हुआ है। हम मिट्टी पत्थर नहीं खा सकते। अगर हमारा शरीर मिट्टी पत्थर का बना हुआ होता तो हम मिट्टी पत्थर खाते, लेकिन हमारा शरीर तो बना हुआ है किसका? हमारा शरीर बना हुआ है कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है, जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ग्लाइकोजन, सेलुलोज ये सब आता है। हमारा शरीर बना हुआ है फैट से, वसा। ठीक, कोई थोड़ा सा भी वेट बढ़ता है तो इसका मतलब उसकी फैट बढ़ रही है। देखते होंगे बहुत सारे लोग होते हैं भाई, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं भी ओवरवेट हूँ। तो ओवरवेट होने का मतलब है कि शरीर में वसा बढ़ गई है, शरीर में चर्बी बढ़ गई है। तो हमारा शरीर किससे बना हुआ है? फैट से बना हुआ है। और साथ ही हमारा शरीर बना हुआ है किससे? प्रोटीन से। इसके साथ ही साथ बहुत सारे मिनरल्स भी हैं। मिनरल्स का अगर नाम लिया जाए तो आयरन है, मैग्नीशियम है, हमारे शरीर में कैल्शियम है, हमारी हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस ठूस ठूस के भरा है नेचर ने, जिससे हमारी हड्डियां स्ट्रांग होती हैं और हम चल फिर पाते हैं। हमारे बाल प्रोटीन के बने हुए हैं। अगर बात करें तो हमारी स्किन में प्रोटीन है, हमारी स्किन में प्रोटीन होने की वजह से शाइन है। कोलेजन स्किन के प्रोटीन को कहा जाता है। तो मैं ये सारी चीजें इसलिए बता रही हूँ कि ये जो कोशिका है ये इन सब की बनी हुई है। हम बात कर रहे थे ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ में मैंने आपसे कहा था जो ओपेरिन का सिद्धांत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओपेरिन ने बताया कि जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वो कई चरण में हुई है। कई चरण का मतलब है रासायनिक चरणों से धीरे 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 जो सरल यौगिक थे, सरल जो यौगिक थे पृथ्वी पर, सरल यौगिकों से जटिल यौगिकों का विकास हुआ। सरल यौगिक से क्या बने? जटिल बने। अब वो सरल यौगिक क्या थे, ध्यान से समझना है। सरल यौगिक था ग्लूकोज, शर्करा। सरल यौगिक था एमिनो एसिड, अमीनो एसिड। सरल यौगिक था, अगर हम बात करें तो कार्बन। सरल यौगिक था हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये थे सरल यौगिक। और इनसे जब इनकी रिएक्शन हुई डे बाय डे, चरणों में, हजारों वर्षों में ये काम हुआ, तो इनसे बन गए कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, और सबसे इंपॉर्टेंट तो है न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन। तो भाई ये जो कोशिका है, इस कोशिका के चारों तरफ ये क्या है? एक झिल्ली है, एक मेम्ब्रेन है। इस कोशिका के अंदर क्या है? एक केंद्रक है, इसको हम कहते हैं केंद्रक और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, केंद्रक, न्यूक्लियस। ठीक है। और इस कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, प्रोटीन, मिनरल्स, कार्बन, हाइड्रोजन, बहुत सारी चीजें हैं। मुद्दा ये है कि ये कोशिका बनी कैसे। यही चैप्टर चल रहा है, ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति हुई कैसे। तो अब तक जितना पढ़ा था वो मान्यताएं अलग थी, लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है ओपेरिन का सिद्धांत। तो ओपेरिन ने क्या कहा? सरल यौगिकों से जटिल यौगिकों का निर्माण हुआ, इसी तरीके से जीवन की उत्पत्ति हुई। मतलब जीवन की उत्पत्ति रासायनिक संश्लेषण से हुई है।
केमिकल सिंथेसिस से हुई है। जब कार्बन जुड़े, ऑक्सीजन जुड़ी, हाइड्रोजन जुड़ा तो बना शुगर बनी। जब नाइट्रोजन जुड़ी, हाइड्रोजन जुड़ी तो अमोनिया बनी। तो ये कैसे हुआ? फाइनली ये हमें मिला कैसे, इसके लिए थोड़ा सा पीछे चल के देखेंगे और हम जाएंगे ओपेरिन के सिद्धांत पर। ये है ओपेरिन का सिद्धांत, जिसको बहुत इंपॉर्टेंट नाम ओरिजिन ऑफ लाइफ, इनकी एक बुक भी है इसी नाम से, ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत। और ये सिद्धांत किसका है? ओपेरिन का सिद्धांत है। मैंने इसको यहाँ पर 4 चरण में डिवाइड किया है। ओपेरिन ने क्या बताया कि जो पहला चरण था, उस पहले चरण में धरती थी कैसी? मैंने आपको बताया था ना कि धरती आज से 4.6 अरब वर्ष पहले अपने अस्तित्व में आई और धीरे धीरे भूपटल का निर्माण हुआ, जिसको हमने कहा था एजोइकेरा। लास्ट वीडियो में अगर आप देखेंगे तो वो था एजोइकेरा, और जब जीवन की उत्पत्ति हुई तो उससे लेके अब तक उसको हमने कहा जोइकेरा। तो ओपेरिन बताते हैं कि जब पहला चरण था, जब धरती की उत्पत्ति हुई, तो ये धरती थी कैसी? तो इस धरती के वायुमंडल में थी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बहुत कम, बहुत ही कम मात्रा में, कार्बन और ना के बराबर, और थी नाइट्रोजन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि जब धरती पर प्रारंभिक जो वातावरण था उसमें ऑक्सीजन थी या नहीं, तो नहीं आंसर आएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन था। ताप बहुत ज्यादा था, बहुत ही अधिक ताप था। जब ताप अधिक था और धीरे धीरे कम हुआ तो वहां पर वाष्प का निर्माण हुआ, बादलों का निर्माण हुआ। बादल का निर्माण हुआ तो वर्षा होने लगी, और वर्षा होने के साथ ही, मैं दूसरे कलर का यूज कर लेती हूँ, बादल निर्माण हुआ। जब वर्षा होने लगी तो वर्षा होने से उस धरती पर, उसके भूपटल पर कहीं पानी भर गया और कहीं सपाट रह गया। इसका मतलब चारों तरफ पानी ही पानी था उस समय में, जो कि समुद्र था। अब होता क्या है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, ध्यान से समझना है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर भरपूर अमाउंट में बनी है अमोनिया और मीथेन। धरती में प्रारंभिक वातावरण जो था उसमें अमोनिया और मीथेन की अधिकता थी। अमोनिया और मीथेन क्योंकि गैसीय अवस्था में थे तो ये समुद्र के पानी में घुल गए। आप समझ सकते हैं कि प्रारंभिक चरण में क्या हुआ होगा। ओपेरिन ने क्या बताया कि जो प्रारंभिक चरण था उसमें हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन भरी पड़ी थी, ताप बहुत ज्यादा था, बारिश बहुत हुई और समुद्र बना, और समुद्र में अमोनिया और मीथेन क्या हो गए, घुल गए, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा था और धीरे 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 ये टेम्परेचर कम हुआ है। अब क्योंकि समुद्र में जब अमोनिया, मीथेन घुलने लगे तो बहुत सारे कार्बनिक यौगिक हैं जो आपस में बन रहे हैं धीरे धीरे। जैसे कार्बन कार्बन मिलेगा, तो आप जानते हैं ना कि शुगर में कार्बन कितने हैं, 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। तो जब इस तरीके से मॉलिक्यूल संख्या में मिलने लगे तो यहाँ पर हो रहा है दूसरा चरण स्टार्ट। और दूसरे चरण में एक महत्वपूर्ण घटना हो रही है कि यहाँ पर शुगर का निर्माण हो रहा है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक हैं, वो थोड़े जटिल हो रहे हैं। ग्लिसरीन का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर फैटी एसिड बन रहे हैं, वसीय अम्ल बन रहे हैं, अमीनो एसिड बन रहे हैं, अमीनो एसिड का निर्माण हो रहा है। और ये जितनी भी रासायनिक क्रियाएं हैं, इनको जो ऊर्जा मिल रही है वो सूर्य से मिल रही है, या फिर विद्युत आकाशीय ऊर्जा जो घर्षण से, घर्षण फ्रिक्शन आप जानते हैं, जब आपस में वातावरण में कोई भी मॉलिक्यूल टकराता है, या आप बिजली चमकते हुए देखते हैं, जब आपस में बादल टकराते हैं तो क्या होता है, बिजली चमकती है ना, तो वहीं से क्या मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है। और ऊर्जा का स्रोत क्या है, सन, सूर्य की ऊर्जा। ये केमिकल रिएक्शन के लिए क्या बन रहे हैं, ऊर्जा का स्रोत बन रहे हैं। और यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उससे अमोनिया अधिक मात्रा में बन रहा है और दूसरे अन्य यौगिक बन रहे हैं काफी अधिक मात्रा में। अब ये अधिक मात्रा में यौगिक बनने से हो क्या रहा है, सारे के सारे कहाँ हैं, समुद्र में हैं। समुद्र एक तरह से प्रयोगशाला की तरह हो गया है।
एक लैब की तरह हो गया है, जहां पर कार्बनिक यौगिक भरे पड़े हैं, उनमें आपस में रिएक्शन चल रही है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। आपने कभी, आप सोचिए कि जो आपके घर में गैस के ऊपर जब आप हंडिया रखते हैं या कुकर रखते हैं, उस कुकर में जो पानी डालते हैं और पानी में जो मसाले डालते हैं, और जब वो उबलते हैं, गड़बड़ 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 करके उबलते हैं, तो जो आपने हल्दी डाली थी, जो आपने नमक डाला था, ये जो मिर्च डाली, ये जो गरम मसाला डाला, कुछ भी जो आपने डाला, वो आपस में किस तरीके से रिएक्शन करता है। एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल, मैं इसको बिंदु बराबर भी नहीं बताऊंगी, उस टाइम के एनवायरनमेंट को अगर आप समझना चाहें तो वो एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जब हमारी अंगीठी पर हंडिया रखी होती है या कुकर रखा होता है और उसमें जो हम मसाले, उबलते हुए पानी में मसाले डालते हैं, वो आपस में कैसे रिएक्शन करते हैं। और आपने देखा होगा जैसे ही गरम मसाले हम डालते हैं तो जो सब्जी है हमारी, उसका टेस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि मसालों ने आपस में रिएक्शन कर ली, वो अच्छे से आपस में मिल गए, वो सब्जी के साथ मिल गए और सब्जी का टेस्ट बढ़ता है। सेम ऐसी ही रिएक्शंस हो रही थी उस समय के समुद्र में, और समुद्र में ये रिएक्शन होते होते, रासायनिक रिएक्शन होते होते हम आते हैं तीसरे चरण पे। बच्चों ये बहुत लंबा टाइम पीरियड था, इसको साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल में नहीं समझ सकते, हजारों वर्षों में ये घटनाएं हो रही हैं। तब अभी तक जीवन नहीं आया, अभी तक पहली कोशिका नहीं बनी है, जीव नहीं बना है, ये कोशिका बनने के लिए रॉ मटेरियल इकट्ठा हो रहा है, जो मैंने एकदम क्लास के शुरू में बताया। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, तीसरे चरण की अगर बात करें तो क्योंकि शुगर हमारे पास बन चुकी है, अब शुगर आपस में क्या हो रही है, जुड़ रही है। तो शुगर के आपस में जुड़ने से बन रहा है पॉलीसेक्राइड, शुगर के लंबे मॉलिक्यूल बन रहे हैं। उस पॉलीसेक्राइड में क्या बन रहा है, स्टार्च, उसमें क्या बन रहा है, ग्लाइकोजन, जो कि हमारी सेल में पाया जाता है। उसमें क्या बन रहा है, सेलुलोज, जो कि प्लांट कोशिका की सेल वॉल में पाया जाता है। प्लांट कोशिका मतलब पादप कोशिका की जो सेल होती, वॉल होती है, बाहर की भित्ति, उसमें पाया जाता है। तो ये तैयारियां चल रही हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल के बनने की। फिर देखते हैं कि ग्लिसरीन जो है वो फैटी एसिड से के साथ रिएक्शन करती है, और फैटी एसिड्स के साथ रिएक्शन करके ग्लिसरीन क्या बना रही है, ग्लिसरीन फैट बना रही है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी तरह एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ते जा रहे हैं और क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है। वही प्रोटीन जिससे हमारी मसल्स बनी हैं, वही प्रोटीन जो प्लांट में सीड्स में प्रेजेंट होता है, वही प्रोटीन जो टूट फूट मरम्मत के लिए हमें चाहिए होता है। तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से कोशिका बनने की सारी तैयारियां हो रही है। आते हैं हम चौथे चरण में। ओपेरिन ने बताया कि जो चौथा चरण है वो अणुओं की क्रियाशीलता है। यहाँ पर पहले चरण में क्या हो रहा है, ध्यान से देखेंगे, पहले चरण में क्या हो रहा है, पहले चरण में साधारण अणुओं का निर्माण हो रहा है। ध्यान देना बच्चों, बहुत सिंपल अणु, साधारण अणुओं का निर्माण हो रहा है, साधारण अणु, जिसमें मैं आपको बता रही थी कि भाई यहाँ पर क्या है, जो ऑक्सीजन है, कार्बन कार्बन मिलेगा, कार्बन अमोनिया जो ऑक्सीजन से मिलेगा, अमोनिया जो है बनेगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलेगा, साधारण अणुओं का निर्माण है। और यहाँ दूसरा चरण जो है अगर उसे कहा जाए तो कार्बनिक अणु है उनका निर्माण हो रहा है। कार्बनिक अणु और ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक अणुओं का निर्माण है, ठीक है। और तीसरा जो चरण है, तीसरे चरण में जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण हो रहा है। ये जटिल है, ये कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स हो गया, मतलब डेंसिटी एक तरह से बढ़ती जा रही है, कॉम्प्लेक्स अणुओं का निर्माण हो रहा है। और जो चौथा चरण है इसको ओपेरिन ने कहा है अणुओं की क्रियाशीलता, मतलब अणु आपस में एक दूसरे से खूब रिएक्शन करके और बहुत एक्टिव हो गए हैं। तो जब बहुत एक्टिव हो गए हैं तो कौन से इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर प्यूरिन पायरिमिडीन बन रहा है, शुगर बन चुकी है, फॉस्फेट है। अब मैं इसको आपको एक नए पेज पे अगर मैं समझा दूं तो ये जो कोशिका है
इस कोशिका के अंदर ये जो केंद्रक है, इस केंद्रक में ये जो गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र किसका बना हुआ है? ये गुणसूत्र बना हुआ है किससे? डीएनए से बना हुआ है। डीएनए, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसके अंदर क्या है? शुगर है। इसमें क्या है? फॉस्फेट है, फॉस्फेट है। और यहां पर क्या है? प्यूरीन है। प्यूरीन और पायरिमिडीन, पायरिमिडीन जो है वो एक तरह से नाइट्रोजन बेस है। एडिनिन, गवानीन, थाइमीन, साइटोसिन। डीएनए का स्ट्रक्चर अगर आप लोग जानते होंगे, शुगर होगा, फॉस्फेट होगा, प्यूरिन और पायरिमिडीन उसमें बेस होंगे। एडिनिन, गवानीन, थाइमीन, साइटोसिन सब बन चुके हैं, सब आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है जिसको हम बोलते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे हम बोल रहे हैं वो हमारा बन रहा है न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, डीएनए, जिसे हम कहते हैं केंद्रीय न्यूक्लिक एसिड, केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले एसिड, डीएनए एंड आरएनए। ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना थी डीएनए और आरएनए का बनना, क्योंकि कोई भी सेल विदाउट डीएनए आरएनए सरवाइव नहीं कर पाएगी। उसमें द्विगुणन नहीं होगा, उसमें रेप्लिकेशन नहीं होगा, वो सेल अपने जैसी सेल नहीं बना पाएगी अगर उसमें डीएनए नहीं होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट घटना हुई न्यूक्लिक एसिड की बनने की। और अब इसी के साथ क्या होता है, समुद्र में धीरे धीरे कार्बनिक यौगिकों की कमी होने लगी। जब कार्बनिक यौगिकों की कमी होने लगी तो क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियोप्रोटीन जो फाइट करने लगे, लड़ने लगे, और लड़ने में जो सक्षम हुए वो क्या हो गए, बचे। कि इस लड़ाई के क्रम में इनमें कौन सा गुण आ गया, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन का मतलब है द्विगुणन। और म्यूटेशन, म्यूटेशन उत्परिवर्तन, मतलब फाइटिंग करते करते, क्योंकि समुद्र में कार्बनिक यौगिकों की कमी हो गई, तो फाइटिंग करते करते न्यूक्लियोप्रोटीन जो सक्षम थे वो बचे। उन्होंने अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस किए, और ये नेचर डिसाइड कर रही थी, तब हम नहीं थे, ये नेचर डिसाइड कर रही थी, ये उस टाइम के पृथ्वी का वातावरण डिसाइड कर रहा था कि जो फाइट कर रहा है, जो रिएक्शन कर रहा है वो बचेगा। तो इस तरीके से जो सक्षम न्यूक्लियोप्रोटीन थे वो बचे, उनमें रेप्लिकेशन और उत्परिवर्तन की क्षमता आ गई, और इसके बाद सब कुछ तैयार था एक कोशिका बनने के लिए। जब कोशिका बनी उस परिस्थिति को हम कहते हैं जैव विकास, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल तैयार हो चुका है, रॉ मटेरियल हो चुका है। अब ये जितना भी रॉ मटेरियल था, शुगर थी, फॉस्फेट था, जितना भी सब कुछ बना था 4 चरणों में, इसके चारों तरफ एक झिल्ली बननी थी, इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बननी थी। जैसे ही मेम्ब्रेन बनती, इसको हम नाम देंगे सेल। तो कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि पहले मेम्ब्रेन बनी है, देन उसके बाद सारे के सारे जो उसके अंदर के कार्बनिक यौगिक हैं वो उसमें आए हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन आए हैं। और कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि न्यूक्लियोप्रोटीन, शुगर, कार्बोहाइड्रेट, फॉस्फेट सब तैयार था, और धीरे धीरे उसके चारों तरफ क्या आ गई, मेम्ब्रेन आ गई, और इसको हमने कहा सेल, कोशिका। यहां से स्टार्ट होता है हमारा जैव विकास, क्योंकि अब तक जितना हमने पढ़ा वो सब का सब क्या था, केमिकल सिंथेसिस था, रासायनिक संश्लेषण। और ये सिद्धांत किसने दिया, ओपेरिन ने दिया। ओरिजिन ऑफ लाइफ का सिद्धांत, केमिकल सिंथेसिस का सिद्धांत दिया है ओपेरिन ने। तो आज की क्लास में इस केमिकल सिंथेसिस को समझाने के लिए मैंने कोशिश की, आपको समझ में आया या नहीं आया। आप अगर वीडियो देखते हैं और आपको कुछ भी नहीं समझ में आता तो कमेंट कर दिया करिए बच्चों, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी और अच्छे से समझाने की। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। जैव विकास नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, अच्छे से समझाऊंगी, ताकि दिमाग में एकदम सेट हो जाए कि हाँ भाई लाइफ आई कैसे, हम यहाँ तक पहुंचे कैसे, इसकी हम पूरी बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।